चलो, तो मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ड्यूअल नेचर की जब बात आती है तो हम दो टाइप के नेचर यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज वेव नेचर, अनदर इज पार्टिकल नेचर। तो ये सब स्टोरी अगर हम देखें हिस्ट्री में जाए प्रीवियसली, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे हुआ था उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है। ठीक है, तो थोड़ा हम अगर ब्रीफ हिस्ट्री देखें पीछे की, तो वेव नेचर जो हमें दिया था वो मैक्सवेल अंकल एंड हर्ट्ज, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उस पर से पता चल रहा था कि हाँ भाई, लाइट बिहेव्स एज अ वेव, पता चल गया था हमें, राइट। बट लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, ये हिंट्स हमें बहुत बाद में मिलनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिसके एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे थे, एज अ वेव समझते थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। तो वहां से पार्टिकल नेचर का हमें आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो वेव नेचर की जब भी बात आए तो इन दोनों को महाशय को हमेशा याद रखेंगे हम, कि भाई सबसे ज्यादा काम जो किया था वेव नेचर के लिए वो मैक्सवेल एंड हर्ट्ज ने किया था। ये बात हो रही है एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड की बात हो रही है, 1887। ये टाइमलाइन देखते चलना, ठीक है, क्योंकि 1900 के आसपास सारी डिस्कवरीज ऑलमोस्ट हो चुकी थी। ठीक है, ये सारी चीजें जो ड्यूअल नेचर है वो एकदम पिक्चर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये 1887 की बात है। तो ये एक्सपेरिमेंट थे, ये जो हिटलर जैसे अंकल दिख रहे हैं इनका नाम था विलियम क्रुक्स। ठीक है, नाम में ही तासीर है, क्रुक की तरह ही लग रहे अंकल थोड़े ना। ओके, मुझे देख रहे हो, है ना, लुक्स गुड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, उन्हें पता चला कि जब ये कोलिज ट्यूब के अंदर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और यहां पर प्रेशर बहुत लोअर कर दिया, ये वैक्यूम पाइप थी आप देख सकते हो, तो हुआ क्या कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था उस टाइम का जो इस अंकल ने दिया था। ठीक है, एट अ वेरी लो प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0001 mmHg। तो ये जो फ्लो ऑफ यहाँ से जो रेज निकल रही थी उस टाइम पे उस रेस को कैथोड रेस कहते थे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, तो हम उसे क्या कहते थे, कैथोड रेस। सो दैट वर कैथोड रेस, तब तक उसके कैथोड रेस ही कहा जाता था। बहुत बाद में पता चला कि भाई ये कैथोड रेस है, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होती है, अंकल ने ये भी पता कर लिया था कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई देना पड़ता है। यहाँ पे कितना देना पड़ता है, 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट देना पड़ता है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस, लो प्रेशर, आपको ये जो रेज निकल रही है, जो ल्यूमिनेट हो रही है, वो हमारी क्या थी, कैथोड रेज थी, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। नाउ वी नो दैट कि अगर हम किसी भी सर्किट की बात करें, राइट, इफ वी टॉक अबाउट एनी सर्किट, ठीक है, तो वो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो कहां से होता है, always from positive terminal of a battery to negative terminal, but yes, electron flow is always from, है ना। तो यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी एक हिंट हम याद रख सकते हैं कि कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और वहां से कुछ फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो प्लस की तरफ जाता है। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे कैथोड इसको स्टडी किया तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी स्टडीज की, उन्होंने देखा कि दे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो देखते थे इम्पैक्ट कहां पे हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि भाई एक ही जगह पे स्पॉट्स मिल रहे थे एग्जैक्टली स्ट्रेट टुवर्ड्स द कैथोड टर्मिनल। तो कैथोड टर्मिनल के एग्जैक्टली सामने उनको इम्पैक्ट मिल रहा था, तो वो देखकर उन्होंने यहाँ पर वो रखकर उन्होंने टेस्ट किया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पॉइंट्स याद रखते चलना, वेरी लो प्रेशर, वैक्यूम ट्यूब, हाई वोल्टेज, स्ट्रेट लाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद था दे पजेस सम काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से एक फैन रखा जाता है। ये फैन आप सोचो, कोई भी फैन जो है हवा में हम उसको फूंक मारते हैं तो घूमता है, हम फूंक मारते हैं तो हम ऐसा क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको हाई एनर्जी से उसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी से इंपैक्ट करते हैं तो हम जो एयर ब्लो कर रहे हैं उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो भी हवा के पार्टिकल्स एटम्स है उनके पास क्या होगा, मास होगा, मॉलिक्यूल्स के पास मास होगा। तो वो मास हम जोर से फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। तो यहाँ पर पता चला
कि भाई जो ये कैथोड रेस थी वो भी ये जो बहुत ही सेंसिटिव टरबाइन आता है, वेरी लाइट से भी, लाइट फ्लक्स से भी ये घूमता है, ठीक है। तो वो भी हमें पता चला कि भाई इसकी वजह से ये टरबाइन जो है वो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है, वेरी वेरी लाइट मटेरियल। तो पता चला कि भाई कुछ काइनेटिक एनर्जी टकरा रही है जिसकी वजह से टरबाइन क्या हो रहा था, घूम रहा था। तो ये पता चला कि भाई ऐसा तो तभी पॉसिबल है जो इनकमिंग जेट ऑफ चीज जो भी वहां पे टकरा रही है वो उसके पास कुछ मास होना चाहिए, है ना। मास है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है, ये हमें पता चला। मतलब हमें ये पता चला कि इट ऑलवेज पजेस सम मास, उसके पास कुछ ना कुछ मास भी होता है, ठीक है। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। फिर हमें क्या पता चला कि भाई दे कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये कैसे पता चला, तो जब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लगाया तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल व्हिच इंडिकेट्स दैट देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लस एंड माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव टर्मिनल। तो वहां पर अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इंपैक्ट किया गया तो वो कहां पे टर्न हो रहा था, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो इससे ये पता चला कि ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिवली चार्ज। और एक और चीज हमें पता चली कि भाई अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये भी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, इसके पास चार्ज है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। क्योंकि हम एक चीज पढ़े 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोग पढ़े, क्या क्या करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज कैप्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर में होता क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहे होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होता है, तो पूरा कंडक्टर पे फोर्स लगता है, यस और नो। तो आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे ना, वो भी डेविएट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था, अ ग्रुप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे वर कमिंग टुवर्ड्स दिस इट वाज डेविएटिंग। तो यहां पर पता चला इट इज डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डेविएशन हमें लास्ट में पता चला। और इसके बाद क्या दिया गया, तो क्रूक अंकल के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जे थॉमसन अंकल भी ज्वाइन हुए और उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये वाले किए और कैलकुलेशंस भी किए। उन्होंने खाली एक्सपेरिमेंट नहीं किए, कैलकुलेशंस भी किए एंड वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। उन्होंने निकाला इन कैथोड रेस का स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू। क्या निकाली, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू। सर ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m का रेशियो निकाला, ठीक है। और ये जो E/m का रेशियो था वो कुछ आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज था। उस टाइम तक अभी भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हमने क्या बोला, कैथोड रेस का स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोला था, कैथोड रेस का स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट की सीरीज थी जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैथोड रेस के साथ किए गए, अभी तक उसको नाम नहीं दिया गया, इलेक्ट्रॉन है ऐसा बोला नहीं गया, अभी कैथोड रेस पर ही सारी चीजें चल रही है। इलेक्ट्रॉन नाम तब दिया गया जब यही रेस वापस कहीं और से हमें मिली। तो थॉमसन ने ये देखा कि भाई ये सेम रेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो निकलने वाली रेस है उसका बिहेवियर और स्पेसिफिक चार्ज भी किसके जैसा है, कैथोड रेस जैसा, इलेक्ट्रॉन नहीं, कैथोड रेस, ठीक है। फिर पता चला कि कोई भी एलिमेंट को, कोई भी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से भी कुछ एमिशन निकलता है जिसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशंस। तो थर्मियोनिक एमिशंस भी किसके ऐसे थे, उसका स्पेसिफिक चार्ज वापस नापा गया कि उसको मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड किया, वापस E/m की वैल्यू निकाली, कैथोड रेट से मैच कर रही थी, ठीक है। और एकदम हाई पोटेंशियल देकर कोई मेटल को बहुत अगर ज्यादा पोटेंशियल दोगे, 10⁸ वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल दोगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, 10⁸ वोल्ट पर मीटर की फील्ड दोगे तो इलेक्ट्रॉन को प्लग करके निकाल ली। अगर मैं पॉजिटिव फील्ड देता हूं ऐसे किसी मेटल को और उसकी वैल्यू कितनी है 10⁸, 10⁸ 10 करोड़ वोल्ट पर मीटर, तो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्लग हो रहे थे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन हमारे प्लग हो रहे थे दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। क्या कहते हैं उसे हम, फील्ड एमिशन। तो एमिशन कितने टाइप के होते हैं, एक पहला बोला मैंने थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो 3 टाइप के एमिशन थे, है ना। लाइट, किसी भी पार्टिकल को आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटो सेंसिटिव सरफेस को आप लाइट मारोगे तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
तो ये तीनों एमिशन किसके साथ मैच कर रहे थे ई बाय एम का रेशियो। फिर पता चला कि भाई एटम तो न्यूट्रल होता है, वी ऑल नो दिस, राइट। दैट मीन्स इफ एटम हैज समथिंग कॉल्ड प्रोटॉन, there must be this cathode thing which is cathode rays that are balancing that proton. That means the missing part of our atom which was missing, which was actually proving its neutrality, कि भाई प्रोटॉन पॉजिटिव तो उसको बैलेंस करने वाला कोई नेगेटिव होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड में साला इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो पता चल रहा है ये है कैसा है नेगेटिव, तो वही मिसिंग पार्ट है जिसको हम ढूंढ रहे थे कि भाई प्लस को बैलेंस कौन करता होगा, माइनस, तो ये कैथोड इज और कुछ नहीं, द नेगेटिव पार्ट विच वॉज बैलेंसिंग प्रोटॉन वही है, तो उसको आज से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, समझ में। तो इस तरह से मल्टीपल स्टडीज के बाद वो पोइबा नाम रखते हैं ना, वैसे जे थॉमसन पोइबा ने नाम रखा, क्या, इसको आज कहेंगे इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। तो वो इलेक्ट्रॉन का वहां से नामीकरण हो गया, फिर बोले अब कोई कैथोड पैथोड नहीं, अब आज से इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज सारे हमने निकाले थे, किस किस के, इलेक्ट्रॉन के, कैथोड इसका निकाला, फिर फील्ड एमिशन वाला निकाला, फोटो इलेक्ट्रिक वाला निकाला, और उसके बाद हम लोग ने उसको नाम दिया कि भाई इसका नाम आज से है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, लिखेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ वेव नेचर वाज डन बाय, सिंपल सा स्टेटमेंट लिख लो पहले। सो द वेव नेचर ऑफ लाइट, द मैक्सिमम, हमेशा कह सकते हैं कि स्टडी किसने करी थी, मैक्सवेल एंड हर्ट्ज। तो मैक्सवेल एंड हर्ट्ज हैव गिवन wave nature of light and explained it satisfactorily in 1887. In 1887. While William Crookes, in his famous cathode rays experiment, famous cathode rays experiment gave the characteristics of cathode rays as below. पहले पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, for producing cathode rays vacuum tube should be at very low pressure, ब्रैकेट में लिख सकते हो 10 पावर -4 mmHg, 10 पावर -4 mmHg, 10 पावर -4 mmHg। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस across vacuum tube should be of the order of 10 to 20 kV, 10 kV to 20 kV, 10 kilovolt to 20 kilovolt.
Cathode rays always travel in a straight line. Cathode rays always travel in a straight line. Next point. They possess kinetic energy. Momentum भी लिख सकते हो. Kinetic energy and momentum. They possess kinetic energy and momentum. They consist of negatively charged particles. They consist of negatively charged particles. They are deviated by electric field. They are deviated by electric field towards positive terminal. They are deviated by external electric field. ऐसा लिखना. They are deviated by electric के आगे external लगा देना. External electric field towards positive terminal. Next, they are deviated by magnetic field ब्रैकेट में लिखना as per Lorentz force. This Lorentz force you will learn in chapter number 4. As per Lorentz force, Lorentz, 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 as per Lorentz force. डन. अब नेक्स्ट लिखो. जे थॉमसन after applying perpendicular magnetic and electric field to the cathode rays, estimated the specific charge for cathode rays and that turns out to be 1.76 into 10 power 11 coulomb per kg. 1.76 into 10 power 11 coulomb per kg. Next लिखो types of emissions. First, thermionic emission. Thermionic emission. लिखो when metals are heated to a high temperature,
was observed that they emit negatively charged particles. They emit negatively charged particles. This type of emissions are called thermionic emissions. This type of emissions are called thermionic emissions. नेक्स्ट लिखो फील्ड एमिशन. लिख सकते हो बोर्ड पर. बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power 8 volt per meter to a metal, electrons can be pulled out of metal as in spark plug, and this is called field emission. स्पार्क प्लग पता है ना सबको, इस टाइप का होता है. यहाँ पर स्पार्क्स होते हैं ना, तो उसकी गैप बहुत कम होती है और इसको एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है. वैसे बैटरी तो कार की बैटरी तो 12 वोल्ट की होती है, लेकिन इसमें अराउंड 20,000 वोल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक मोमेंटरली स्पार्क देता है. ट्रांसफॉर्मर वी विल सी दैट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, और वो एसी वोल्टेज पे काम करता है. तो कन्वर्टर्स वगैरह सब इसमें लगाए जाते हैं. हो गया. नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ये वाला आप लिख सकते हो. When a light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo generated electrons are called photoelectrons, and the emission is called photoelectric emission. हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को. हो गया. डन है. आप लोग कैथोड रेज में एक छोटा सा पॉइंट और एक ऐड करना, हमने मिस कर दिया. स्पीड ऑफ कैथोड रेज इज 0.1 to 0.2 times स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो 0.1 से 0.2 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होती है. मॉडर्न फिजिक्स में ये सारी चीजें रीड करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, सीधा डेटा ही पूछेगा. ठीक है ना, इसीलिए रीडिंग बहुत जरूरी है इसमें. ठीक है, और डेटा कहीं से भी पूछा जाए आपको एनसीईआरटी का डेटा ही लिखना है. ठीक है ना, तो वो याद रखना. अब हम रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, कभी कभी 19-20 होता है, उसने प्रैक्टिकली कोई वैल्यू लिखी है, एनसीईआरटी ने कुछ अलग लिखी है. तो मॉडर्न फिजिक्स में जनरली आपको वही सारी चीजें रिफर करनी होती है. ठीक है, तो थर्मियोनिक एमिशन हो गया, फील्ड एमिशन हो गया. ठीक है, अब
हम बात करने वाले हैं उन ऑब्जर्वेशंस की जो 2-3 अंकल्स ने किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहली बार जब देखा गया तो ये इनके ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि भाई लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। क्योंकि हम इस चैप्टर में डिटेल में क्या पढ़ने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें क्या बताएगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। जो क्या बताएगा बोलो, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव तो बता चुके, हर्ट्ज और वो अंकल सब बता चुके, ठीक है, मैक्सवेल अंकल बता चुके। अब नया क्या था हमारे लिए कि उस टाइम पे समझना, ये सोचना कि टॉर्च में से कोई पार्टिकल निकलते, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि न्यूटन सोच चुके थे लेकिन वो गलत भी प्रूव हो चुके थे। न्यूटन ने बोला था कि लाइट के अंदर से वह ऐसे कुछ पार्टिकल निकलते होंगे, उसको नाम दिया था कॉर्पस्क्यूल्स, और दी थी न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी। और बोला था कि ऐसे इलास्टिक कोलिजन करेंगे, ऐसे टकरा के जा रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन से दिया। लेकिन रिफ्रैक्शन में हवा निकल गई, समझा ही नहीं पाया। स्नेल्स लॉ गलत हो रहा था, लेकिन स्नेल्स बेचारा सही कह रहा था। स्नेल्स के हिसाब से बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट में पढ़ेंगे, मुझे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे कॉर्पस्कुलर थियरी गलत प्रूव हुई, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा मानना कि लाइट स्टिल एक्टिंग एज अ पार्टिकल, बट वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, वैसे पार्टिकल्स है। तो वो जो मैकेनिक्स में हम पढ़े ना, वो सारी प्रॉपर्टीज के अलग ही प्रॉपर्टीज है उसकी, पूरा क्वांटम फिजिक्स आया उस पर, ठीक है। तो वो पूरा डेवलप हुआ। आइंस्टाइन एक ऐसे बंदे थे जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज भी लोगों को बोलते हैं तो बोलते हैं क्या फेंकता है, ऐसा तो होता होगा। जैसे हम कहेंगे जैसे आपके पापा है, अभी यहाँ से निकले ब्लैक होल पे घूम के आए यहाँ पे, तो आप बूढ़े हो जाओगे, पापा जवान ही रहेंगे। मतलब वो दोनों बूढ़े एक दूसरे को मिल रहे होंगे, ऐसा लगेगा। देखिए ना इंटरस्टेलर, कौन सी मूवी इंटरस्टेलर, हाँ, तो वो दोनों ऐसे एक दूसरे को मिलेंगे तो लगे दोनों बूढ़े लोग एक दूसरे को मिल रहे। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था, इफ यू आर मूविंग इन स्पेस आपका टाइम स्लो हो जाएगा, यस और नो। आज भी हम किसी लेमेन्स को ये बताएंगे तो अपने को बेवकूफ़ी कहेगा, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो होता होगा। अब उस टाइम पे सोचना और लोगों को बताना, तो उस टाइम पे आइंस्टाइन इतनी चीज़ें कर चुके थे कि उन्हें सीरियसली लिया जा सकता था, राइट। नहीं तो कोई लेमेन ये बात करता, कोई कॉमन पर्सन, तो उसकी बात तो कोई मानेगा भी नहीं, ठीक है। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पे भी हुई। लाइट के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल की एनर्जी फिक्स होती है, ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, वैल्यूज जो थियोरेटिकली आ रही थी वही प्रैक्टिकली आ रही थी, वो बताया, तब जाके नोबेल प्राइज मिला था। अब पूछता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों मिला, सर E=mc²। नो, नॉट फॉर E=mc², फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ही वाज द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब बात आती है उन ऑब्जर्वेशंस की जिनकी वजह से पहली बार हमें पता चला कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा भी कुछ होता है, लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन किसका था, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। तो स्पार्क डिस्चार्ज पे काम कर रहे थे अंकल। स्पार्क डिस्चार्ज क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, उसका एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। अगर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी एक रिमोट से सब चला सकते हैं, नहीं, उस रिमोट से उसी की चीज चलती है, क्योंकि उसका ट्रांसमीटर उसी फ्रीक्वेंसी का रिसीवर है। तो ये चीज पर काम कर रहे थे हर्ट्ज, तो वो यहाँ पर स्पार्क डिस्चार्ज करवा रहे थे और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये गैप को सेट करते थे कि ये स्पार्क डिस्चार्ज अब यहाँ पे हो तो यहाँ पर भी होना चाहिए, ये रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ततड़ ततड़ बोलेगा तो यहाँ भी ततड़ ततड़ होना चाहिए, समझ में आया। तो ऐसा कर रहे थे वो, मतलब सक्सेसफुली अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। बट अचानक से हुआ क्या, एक्सीडेंटली उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे गिरा दी, तो वो ततड़ ततड़ बढ़ गया। और वो ततड़ ततड़ था क्या, इलेक्ट्रॉन्स। पता चला साला अल्ट्रावायलेट लाइट मारने से तो बढ़ रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट डाली वो स्पार्क्स बढ़ रहे थे, तो स्पार्क्स वर इंक्रीजिंग। तो उन्हें पता चला कि स्पार्क बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब साले लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, समझ में आया। तो पहला ऑब्जर्वेशन था, इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क्स वर इंक्रीज
when ultraviolet light was incident on it. ठीक है, so that was the first observation done by, लिखो टाइटल डालो, Hertz observation. Hertz observation. While performing a spark discharge experiment, while performing spark discharge experiment, Hertz observed that comma, when ultraviolet light were incident on the spark gap of receiver, its intensity was considerably increased. Due to generation of excess electrons, by UV rays. Hence it was observed that UV light generates electrons. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था. अब होता क्या था, साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है ना, वो जब भी साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ काम करती है और कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो हमेशा पेपर पब्लिश करते हैं, जिसे हम रिसर्च पेपर कहते हैं. जब आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे, है ना, तो आप लोग को भी रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा. आप कोई टॉपिक पे आप काम कर रहे होंगे, मास्टर्स कर रहे होंगे, तो आपको वो पेपर पर काम करना होता है, तो उस टॉपिक को पढ़ना होता है. ठीक है, कि इस टॉपिक पे किसने क्या क्या रिसर्च किया है, तो उसकी एक वेबसाइट होती है, उस पर जाके आपको देखना होता है. तो ये हर्ट्ज अंकल ने जो भी ऑब्जर्वेशन किए थे वो सारे उन्होंने उस रिसर्च पेपर में डाले और पब्लिश किए. तो इंटरनेशनल जर्नल में सारी चीज़ें पब्लिश होती है, जहाँ पे सारी साइंटिफिक कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है. नहीं तो सोचो क्या होता, ये नहीं होता. तो एक ही चीज़ पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है ना. अब ये तो ढूंढ लिया है, अब बाकी साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसके जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये जो था वो क्या था. समझ में. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया ये अंकल ने, जिनका नाम था हॉलबॉक्स. तो हॉलबॉक्स ऑब्जर्वेशन क्या था, तो आप लोग को पता है इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज. कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है. ठीक है, इस तरह से खुल जाता है ना, डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता है. तो ये मैंने खुद भी एक बार बनाया हुआ है घर पे, बहुत इजी है. आप लोग ऐसे एक प्लास्टिक ग्लास ले सकते हो इस तरह से. ठीक है, यहाँ पर हम होल कर सकते हैं, और मैंने ऐसे ऐसे जलेबी जैसे वायर बनाया था, कॉपर वायर. लेकिन कॉपर वायर वो वाला रखना, ओपन रखना, इंसुलेटेड मत रखना. ठीक है, फिर ऐसे एक मैंने मोड़ दिया था उसको नीचे से, और गोल्ड तो नहीं लाया था लेकिन मैंने एल्यूमिनियम फॉइल यूज किया था. ठीक है, मैंने एल्यूमिनियम फॉइल के ऐसे ट्राइंगुलर शीट्स काट ली थी और दोनों को ऐसे लटका दी थी. ठीक है, जिससे हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पर रबर बलून को ऐसे बाल में घिस कर लेकर आया तो तब थे मेरे पास. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए और वो यहाँ पे बैठ गए, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, डिफ्लेक्शन बढ़ गया. ठीक है, तो वो जो गोल्ड लीफ है वो कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है. ठीक है,
तो ये हम सबको पता है पैसा होता है। यस, तो अंकल ने क्या किया कि ऐसा एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने नेगेटिवली चार्ज, कैसी नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को जोड़ दी। ठीक है, जिंक प्लेट को जोड़ दी, और यहां पर बट ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस तरह से, राइट। और फिर उन्होंने क्या किया, तो ये पहले से ही कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन एंगल बताएगी। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगी, निकालेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकले ना, तो इसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम होने लगी। जैसे नेगेटिविटी कम होने लगी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्शन एंगल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एक पॉइंट पर क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे सारे निकल गए। फिर वापस उसने डाल के रखी अल्ट्रावायलेट रेज। तो अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाट डज दैट मीन, नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि इसके पास जितना पॉजिटिव है उससे कहीं ज्यादा क्या है, मान लो ये पॉजिटिव है, कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो थे, है ना। मान लो एक्स्ट्रा को मैं अलग कलर से बताता हूँ, मान लो ये तेरे एक्स्ट्रा थे 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। हाँ चलो, अभी जैसे आपने अल्ट्रावायलेट डाला तो पहले तो एक्स्ट्रा वाले निकले सारे, ठीक है। ओ भाई तेरे को नहीं निकलना है ये, तो अब ये बॉडी क्या मैं कह सकता हूँ न्यूट्रल हो गई, अरे यस और नो, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जैसे हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, 0। अब अगर आपने वापस इसको वही अल्ट्रावायलेट रेज देकर रखी इसको, तो होगा क्या बोलो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स्ट्रा वाले बाहर निकलेंगे, ये अपने जो बैलेंस कर रहे थे वो। तो तेरी बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा। वैसे देखा तो पॉजिटिव चार्ज आता, इलेक्ट्रॉन दूर होते, पता है ना, वो प्लस नहीं हिलता, प्लस हिलता तो क्या होता, सोचो, क्या प्लस कभी निकलता है। हम क्या कहते हैं, हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करते हैं, क्यों प्लस ऐड नहीं कर सकते, अगर करते तो क्या होता, क्यों नहीं कर सकते, हाँ तो क्या है, बहुत एनर्जी ज्यादा अच्छी। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर सोचो, अगर हम प्रोटॉन निकाल पाते तो मेरी है ना सोने की दुकान होती, MM चौकसी एंड सन्स, सिटी के बीचों बीच। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 79 इज गोल्ड एंड 80 इज मर्क्यूरी, निकाल लेता है। मर्क्यूरी था, अब मैं गोल्ड लू, समझ में आया, ताजू ताजू गरम सोनू बनाया अलवा उससे नीचे से बोर्ड मार देता है, ये सोनू लाइव सोनू, जो लाइव ढोकला होता है ना, ऐसे लाइव सोनू, ठीक है। तो वी कैनॉट रिमूव प्रोटॉन्स। तो फिर हम कभी भी अगर कोई बॉडी पर प्लस चार्ज लगाते हैं तो हमेशा आपको ये समझना, अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होता है। जैसे आप लोग बैठे हुए, अभी बेंचेस है, तो बेंचेस जो है वो मान लो प्लस है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठा भी न्यूट्रलाइज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठा तो वहां पे प्लस दिखेगा, समझ में आया। तो अगर मुझे प्लस को हिलाना है तो मैं प्लस को, ये बेंचेस नहीं हिला सकता, हाँ लेकिन आप लोग को एडजस्ट कर सकता हूँ, समझ में आया कि नहीं। अगर मेरे को ये जगह खाली करनी है और कोई और जगह भरनी है तो मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, वहां पे रख दूंगा, तो वो प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो प्लस यहाँ दिखेगा, पर एक्चुअली ये बेंचेस यहाँ से हिली नहीं है, तो वो लेटेक्स में फिक्स होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके जो रेस आ रही है उसकी वजह से हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकले
तो पहले डिफ्लेक्शन एंगल क्या हुआ, डिक्रीज डिक्रीज होके जीरो, फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. फर्स्ट इट वाज डिक्रीजिंग बिकॉज द नेगेटिव चार्जेस एक्सेस नेगेटिव चार्जेस वर रिमूविंग. ठीक है, फिर वो न्यूट्रलाइज हुआ, जीरो हुआ, फिर देन अगेन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो बैलेंस था उसको डिस्टर्ब करके नेगेटिव चार्ज निकले, नाउ इट इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज वाज इंक्रीजिंग, नाउ दैट्स व्हाई द एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन ने क्या इंडिकेट किया, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स दूर हो रहे हैं ये पता चला. मतलब कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटॉन्स के आने से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं, तो ये पता चला. ठीक है, टाइटल डालो चलो, हॉलबॉक्स ऑब्जर्वेशन. लिखो, हॉलबॉक्स कनेक्टेड negatively charged, Hallwalk connected negatively charged zinc plate to an electroscope due to which there is some deflection angle between gold leaves, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, उसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, when ultraviolet light was incident on zinc plate, it was observed that the deflection angle starts decreasing. Becomes zero and started increasing further. Next point में लिखो, this variation in deflection angle indicates that there is continuous loss of electrons. From zinc plate. Hence, removal of electron due to light was confirmed. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर भी कंफर्म हुआ था. तो ये था हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन. उसके बाद आया थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. अब लेनार्ड जो थे वो सारी चीजें पढ़ के एक्सपेरिमेंट करने वाले थे. अब वो बायोफ्लूक ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले थे, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी किया. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम जो है वो बार बार आएगा, और इसके साथ अच्छे से हमें खेल लेना है पूरा. मतलब अच्छे से आपको डायग्राम समझ लेना है. जब भी मैं किसी को भी बुलाऊं बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, कभी भी
तो आपको लिनार्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है वो मैं खुद भी फ्री हैंड ड्रॉ करूंगा ताकि आपको पता चले स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है, किस तरह से डायग्राम को याद रखना है। और जिस तरह से हम डायग्राम याद रखेंगे उसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। मतलब कोई भी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो उसका डिस्क्रिप्शन डायग्राम के साथ ही याद होना चाहिए। पहले हमने ये ड्रॉ किया, फिर ये हुआ, इस तरह से वर्क करता है। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसका वर्किंग लिखेंगे, फिर लिनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेटअप को समझते हैं, व्हाट ही डिड। तो इसे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए लेट्स सी, इसको थोड़ा वाइट स्क्रीन में रखते हैं, ब्लैंक ले लेते हैं। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक वन ग्लास ट्यूब, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब पे किस तरह से ओपनिंग रखना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज विंडो। एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जहां से ये जो सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट है एस, वहां से कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट आकर फोटो सेंसिटिव प्लेट पर गिरेगी। तो ये दो प्लेट्स हम यहां पर कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। दिस प्लेट इज कॉल्ड कैथोड एंड दिस इज कॉल्ड एमिटर प्लेट, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो ये इसे हम एमिटर प्लेट कहेंगे। ये है आपका एनोड, और इसे हम कहेंगे कलेक्टर प्लेट। क्या कहेंगे? कलेक्टर प्लेट। अब यहां से दो कनेक्शन आपको बाहर निकालने, एक और दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डायग्राम यहां पे फिनिश होता है। फिर आपको क्या करना है, ये कैथोड रेस की चीजें कंप्लीट कर लेनी है। ये क्या डाला हमने? यूवी रेस। यूवी रेस डालने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे है ना, इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए। फिर अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायग्राम, दैट इज कम्यूटेटर स्विच। अब ये जो कम्यूटेटर स्विच है ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्रॉस करना है ऐसे, और इसको जंप करा के ऐसे, और ये दोनों टर्मिनल्स को अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहां पर बीच में दो टर्मिनल देना है जो यहां से ऐसे बाहर आएंगे, ठीक है। अब ये समझना, ये एक तरह की स्विच है। अब ये कैसे फंक्शन करती है, इसका काम क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि कम्यूटेटर स्विच का काम है पोलैरिटी को रिवर्स करना। मतलब जब मैं चाहूं इसे माइनस कर सो, इसे प्लस कर सो, मैं किसी को माइनस प्लस कर सकूं, मेरे हाथ में होना चाहिए। तो बार बार मैं से बैटरी नहीं चेंज करूं। ये स्विच ऐसे आती है, ऐसे टक कर दिया ऊपर तो एक प्लस माइनस पे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे नीचे कर दिया तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको सिर्फ इसको क्रॉस करके दो टर्मिनल से बाकी की सर्किट आगे बढ़ानी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है एक माइक्रो एमीटर, और यहां पर पैरेलल में ज्वाइन करना है एक वोल्ट मीटर इसके साथ, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां से नीचे एक रेजिस्टेंस आएगा और यहां पे आएगी एक बैटरी, ठीक है। और यहां से कनेक्शन आएगा रेजिस्टेंस के अंदर ऐसे, ठीक है। थोड़ा एक और बार करके दिखाता हूं, ऊपर करके देखो, वापस रिपीटेशन देख लो, छोटा करके दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये इस तरह से होगा, यहां से ये आने वाली है, यहां से प्लेट है, यहां से प्लेट है, ठीक है। एक कनेक्शन यहां, एक कनेक्शन यहां, क्रॉस कनेक्शन, ठीक है। फिर यहां से एक बार आएगा, यहां से एक बार आएगा, यहां से आपका होगा क्या, माइक्रो एमीटर सीरीज में होता है, और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ध्यान देना, यहां से आपको एक रेजिस्टेंस लेना है ऐसे, और उसको बैटरी से कनेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। अब याद रखना ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये रेजिस्टेंस के अंदर देना है क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। इसको हम रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। बिकॉज इसे कितना वोल्टेज मिलेगा हम रियोस्टेट से कंट्रोल करेंगे, बिकॉज आई वांट कि वोल्टेज का कंट्रोल मेरे हाथ में, मैं पूरी बैटरी नहीं दे दूंगा इसको, ठीक है। तो दिस पार्ट इज फॉर कंट्रोलिंग द वोल्टेज दैट इज टू बी गिवन टू द दिस वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को जो देने वाले है उसका कंट्रोल हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है, वो हमारे पास है। तो हम ये रेजिस्टेंस से वेरी करेंगे कितना देना, ठीक है। ये पोटेंशियल जो हम देंगे वो मेजर होगा, ठीक है। और ये इनकमिंग करंट मेजर होगा। इनकमिंग करंट कैसे आने वाला है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुसेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे फ्लो होके जाएंगे। अब देखो, अब ये कम्यूटेटर स्विच समझने का टाइम आ गया। देखो कम्यूटेटर स्विच को समझते हैं। मान लो मैं इसको टक कर दिया इससे ऊपर, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब आप देखो ये वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, देख लो, तो ये टर्मिनल कैसा हो गया, नेगेटिव। और ये नेचुरली क्या हो गया, है ना, पॉजिटिव में बैटरी से कनेक्टेड है, तो इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव था, अगर मान लो मैं इसको कनेक्ट करता हूं इस तरह से, यहां पे ऐसे टक नीचे कर दिया, बीच में न्यूट्रल, ऊपर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टक नीचे किया तो ये और ये कनेक्ट हो गए। तो आप देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज नाउ कनेक्टेड ओवर हियर, यस और नो, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्लियर। और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। सो कम्यूटेटर स्विच का फंक्शन क्या है, इन ऑर्डर टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई, समझ में आया बेटा डाला, ठीक है। तो हम बार बार सप्लाई को निकाल के उल्टा नहीं करेंगे, हम इस स्विच को ही ऊपर नीचे करेंगे। देखिए ना, अपने ऐसे स्विच आती है, टक करना न्यूट्रल होना, टक करना न्यूट्रल होना, टक करना न्यूट्रल होना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ पर ऑन विद दिस नेगेटिव दैट पॉजिटिव, टक जीरो, टक नीचे कनेक्ट हो जाएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बैटरी को ऊपर नीचे करने की जरूरत ही नहीं, सीधा स्विच से ही काम हो जाता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर स्विच कहलाता है बेटा, ठीक है, सबको आ गया समझ में, फाइन। तो ये एक डायग्राम आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। होगा क्या कि हम जब यहाँ पर सोर्स से अल्ट्रावायलेट लाइट को डालेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के इस सर्किट के अंदर जाएंगे, ठीक है। पहले हम ऐसे भी भेज सकते हैं, ऐसे पूरा फ्लो होगा, ठीक है, चलता रहेगा पूरा फ्लो। तो ये क्या दिखाता रहेगा कि भाई करंट आ रहा है, ऐसे दिखाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट आ रहा था, ये एक ऑब्जर्वेशन था कि भाई करंट आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन था। लेकिन यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है, तो इसमें हम काफी सारी चीजें वेरी कर 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 करके बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसा करने से ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये दो जगह काम लगेगा आपको, एक लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए, एक लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए, दूसरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम लगेगा। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो तो ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस डायग्राम को ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। टॉपिक डालना लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये यही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेम ही है। अच्छा ओके, ये मैं वापस समझा दूँ, ओके। यहाँ से ये वाला जो कौन, ये वाला नहीं समझ में, ओके। ये स्विच के बाद बेटा यहाँ पे एक कनेक्शन जो होता है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तेरा वोल्टेज बैटरी है। अब देखो इसको तो यहाँ कनेक्ट कर ही देना है, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट सर्किट, ये एक सर्किट जो है, ये जो एक सर्किट है, ये एक सेपरेट सर्किट है, ये पूरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और ये एक सेपरेट सर्किट है जो मैंने बताई, यहाँ तक के डन हो गया था। फिर हमने यहाँ पे क्या ज्वाइन किया, एक मीटर दूसरा मीटर, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्शन कर, बीच से करना है कनेक्शन हमेशा, ये टर्मिनल को फ्री रखना है, ठीक है। ये टर्मिनल को क्या रखना है, ये फ्री रहेंगे दो टर्मिनल, ठीक है। अब तीन पार्ट में इसे याद रखो, एक पार्ट हो गया ये वाला पूरा क्रॉस के साथ, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया ये मीटर वाला, ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया ये बैटरी एंड रेजिस्टेंस वाला। अब इस पार्ट को यहां से क्या करेंगे, सर्किट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, कनेक्ट कर देंगे। और इसको यहां कनेक्ट मत करना, ये गलती मत करना, इसको कहां कनेक्ट करेंगे हम, यहां, बिकॉज वो रेजिस्टेंस से वेरिएबल सप्लाई लेगा, ठीक है।
सही है ध्यान दे। डन है। हो गया। लिखा हूँ डिस्क्रिप्शन। हो गया। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट। as shown in the figure as shown in the figure a photosensitive emitter plate C, a photosensitive emitter plate C, and another plate capital A, and another plate capital A is placed inside evacuated glass tube, and their connections are taken out, Second point, terminals from glass tube are connected to the commutator switch. Here, function of commutator switch is to
reverse the polarity, reverse the polarity of supply voltage, to reverse the polarity of supply voltage. थर्ड पॉइंट लिखो, terminals from commutator switch, terminals from commutator switch are connected to battery through rheostat, are connected to battery through rheostat. rheostat लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना वेरिएबल रेजिस्टर, RHEOSTAT, rheostat, that is variable resistor, variable resistor. तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसका हम लोग लिखेंगे क्या, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग करके लिख लो, वर्किंग। लिखो फर्स्ट पॉइंट, when ultraviolet light from source S falls on a photosensitive plate C, photosensitive plate C through quartz window, through quartz window, it was observed that there is an instantaneous flow of current through ammeter. Next point, the flow of current increased, the flow of current increased when intensity of light, when intensity of light was increased. Next point, the above observation done by Leonard indicates the instantaneous generation of electron due to light. Which clearly proved the photoelectric effect. Which clearly proved the photoelectric effect. तो लिनार्ड ने खाली क्या ऑब्जर्वेशन किया था? लिनार्ड ने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन किया कि भाई करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब हम इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें
वेरिएशन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना है कि हम लाइट को देखेंगे कैसे। तो हम सबसे पहले समझेंगे क्या, फोटोन, कि ये फोटोन क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले तक ऐसा माना जाता था कि भाई लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जब ऑब्जर्वेशंस किए गए, एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए, हमें पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराया जाए। हाँ, जैसे जिंक है तो जिंक को अल्ट्रावायलेट ही चाहिए, वो विजिबल लाइट से नहीं करेगा। ठीक है, ये भी ऑब्जर्वेशन किया गया कि भाई जिंक है, एक मैग्नीशियम था और एक कैडमियम था, ये तीन जन को अल्ट्रावायलेट रेस चाहिए थे। बाकी सारे जो अल्कली थे कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, है ना, और बताओ सोडियम, जो अल्कली मेटल्स थे वो सब, हाँ पोटेशियम, यस, लीना की रफ से ना पूरे। तो वो सारे जो एलिमेंट्स थे, वो सारे एलिमेंट्स विजिबल लाइट से भी क्या दे रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे थे, विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे थे। ठीक है, एमसीक्यू पूछा जाता है, लिख लो ऑल अल्कली मेटल, नोट करके लिख लो ऑल अल्कली मेटल्स, नाम लिख लेना। ब्रैकेट में लिख लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम। shows photoelectric effect using visible light। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, ये एमसीक्यू का कॉर्नर है, ऑप्शन दे देंगे उसमें से आपको पिक करना है। ठीक है, while elements like zinc, cadmium and magnesium, elements like zinc, cadmium and magnesium shows photoelectric effect by ultraviolet light, by ultraviolet light। तो बाकी सबने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया वो किससे किया, यूवी से किया। अच्छा याद करो, हमने हॉलवॉक एक्सपेरिमेंट में जिंक प्लेट यूज की थी, लाइट कौन सा यूज किया था, अल्ट्रावायलेट। समझ में आया ना, वहां पे हम चाहते तो विजिबल यूज कर सकते थे, लेकिन हमने एलिमेंट ही ऐसा यूज किया था तो उसके लिए यूवी लाइट ही चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोन को सबसे पहले हम समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड फोटोन। तो आज के बाद हम लाइट को कैसे देखेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए, तो वो अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये एक टॉर्च है, मान लो एक टॉर्च है, ठीक है, यहां से लाइट निकल रहा है। तो अब लाइट हमारे लिए एक इस तरह से एक पैकेट की तरह ही होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पावर हाउस ऑफ सेल। मैं चाहता तो अलग ड्रॉ कर सकता था, but I want you people to realize that each and every photon should have same frequency। इतना भी साला वेरिएशन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो जितने भी एक सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैसी होगी, सेम। तो यहाँ पे आप ये एज अ पैकेट समझना है, आपको क्या समझना है, अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, फोटॉन। इसे हम क्या कहेंगे, फोटॉन। दिस इज नथिंग बट पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, व्हाटएवर यू से। ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा बढ़ाओगे उतना उसकी ताकत बढ़ेगी एक फोटोन, जितना वेवलेंथ आप कम करोगे तो उसकी ताकत बढ़ेगी। ठीक है,
तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना वेवलेंथ छोटा होगा, शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको फोटोन पिक्चर दिखाऊं फॉर अवर विजिबल स्पेक्ट्रम, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो फोटोन होता है वो ब्लू लाइट का होता है, वायलेट लाइट का, व्हाटएवर वी से। ठीक है, ठीक है, अब ये वायलेट लाइट हो गया, ब्लू भी लेंगे हम, एक ब्लू ले लेते हैं। ब्लू का है, उससे थोड़ा हल्का है। ठीक है, फिर बताओ ग्रीन, फिर येलो, दिखेगा भी नहीं, येलो दिख रहा है, फिर ऑरेंज, रेड। ठीक है, देख रहे हो, तो यहां पर रेड के नीचे कौन है, रेड के नीचे आता है इंफ्रारेड, रेड से भी तुच्छ होता है एकदम। ठीक है, और वायलेट के ऊपर आता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये है तेरा इंफ्रारेड। याद रखना, वायलेट के ऊपर था अल्ट्रा लेजेंड, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इंफ्रा है ना, तुच्छ एकदम। और ये जो तेरा पूरा स्पेक्ट्रम हो गया वो कौन सा हो गया, ये इज द विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो ये फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आप देखो कौन सा फोटोन ज्यादा ताकतवर होता है, जो अल्ट्रावायलेट के नजदीक है। जैसे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, आपको कंपैरेटिव भी पूछेंगे। इफ द ग्रीन लाइट इज रिप्लेस बाय ऑरेंज लाइट, तो तुझे पता होना चाहिए ऑरेंज करीब है। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट होगा कि जो एनर्जी रिड्यूस होगी, फोटोन की एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होने की वजह से जो जो इफेक्ट आने वाले होंगे उसके आंसर्स आपको टिक करना है। समझ में आया? तो ये पिक्चर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट ताकतवर है। इसके भी बाप पड़े, कौन है, एक्सरे। अल्ट्रावायलेट का बाप कौन है, एक्सरे और गामा। ठीक है, ठीक है, ऊपर चले गए, जितने ऊपर जा सकते हो चले जाओ। ठीक है, यहां से नीचे जा सकते हैं, यस। कौन है, इंफ्रा के नीचे कौन है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से नीचे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वो वाली वेव्स है जो फोन कम्युनिकेशन वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, उससे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं तो सोचो अभी यहाँ सब घूम ही रही है रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते सब जगह, अगर उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता तो रेडियो वेव्स कैन नॉट डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले ही समझ, कोई भी ऐसा मेटल नहीं बना जिसका वर्क फंक्शन इतना छोटा हो कि सारा रेडियो वेव दिन में से आ जाए, बाहर निकल जाए तुरंत। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फाइन, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है, ये स्लाइड क्लियर है सबकी? ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है concept of work function. Now what exactly is this work function? Yes, minimum amount of energy required to yes emit an electron। मतलब मेटल को आपको इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो अब ये इंटरेक्शन कुछ ऐसे ही होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन आएगा, फोटोन आएगा। मान ले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास कौन आएगा, फोटोन आएगा, है ना। फोटोन आके क्या पूछेगा, यहाँ पे फोटोन आ गया मान लो, ठीक है, फोटोन आके क्या पूछेगा, नॉक नॉक, ठीक है, कौन है भाई, मान ले इसकी मिनिमम एनर्जी है 2 EV, इसका भाव 2 EV का चल रहा है, ये आ रहा है 1.8 EV लेके। ठीक है, हाँ 150 रुपया देगा। तो ये 1.8 EV लेके आया, तो बोलेगा नॉक नॉक, Who's this? बोला I'm Photon, what do you want? चल, बोला कितना देगा,
बोले तू कितना लेगा? बोले मैं 2 EV लूंगा। बोले मेरे पास तो 1.8 EV है। बोले चल चल निकल, आगे जा, दूसरे मेटल के पास जा। ठीक है, सो एक चीज समझो, वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन की जिद है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप ऑफ मेटल। समझ में आया? जिंक वाला अलग ही जिद पे अड़ा होगा, मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रॉन अलग ही जिद पे होगा, सीजियम वाला बिल्कुल हल्का होता है, वो कैसे भी चला जाएगा। सबसे कम वर्क फंक्शन होता है सीजियम वाला। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? इट डिपेंड्स ऑन, यस, इट एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ऑन मेटल, टाइप ऑफ मेटल, इट डिपेंड्स ऑन मेटल। ठीक है, खाली मेटल पे डिपेंड करता है। अब पूछेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, वर्क फंक्शन क्या होगा बताओ? एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा था उन्होंने, क्या किया था कि जैसे आइंस्टाइन इक्वेशन हम लोग देखेंगे, h nu इज इक्वल्स टू 5 प्लस k max, मतलब कुछ इक्वेशन अपना आएगा। ठीक है, तो जैसे फाई क्या रहता है? कांस्टेंट। उन्होंने बोला कि जब इस पे मान लो आप कुछ x वैल्यू का एनर्जी दे रहे थे, तो 5 प्लस k max, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ आई वाई। ठीक है, तो आप जब इसकी वैल्यू 2x करोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑप्शन थे 2y, लेस देन 2y, ग्रेटर देन 2y और कैन नॉट कमेंट। सोचो, 2y फंसे ना, ग्रेटर देन 2y, क्यों? तो सोच, सिंपल सी बात है, देख सुनना ध्यान से, तेरी सैलरी x, मान ले 1 लाख सैलरी है तेरी, ठीक है, तेरा घर का खर्चा है 25K, ठीक है, जो फिक्स है, कुछ भी करो खाना पीना तो देना पड़ेगा ना। तेरी सेविंग है 75K, ठीक है, अब साला बॉस ने तेरी सैलरी डबल कर दी 2 लाख, तो साला तेरा घर का खर्चा रातों रात थोड़ी डबल हो जाएगा, वो तो 25K ही रहेगा ना, तेरे को खाना डबल चाहिए सब। वर्क फंक्शन तो उतना ही रहना है जो मेटल का था, यस और नो? तो अब तेरी सेविंग कितनी हो गई? 1.5 तो होगी, प्लस एक्स्ट्रा 25K भी बची ना, 175K हुई ना। अरे यस और नो, समझ में आया कि नहीं? तो आपके जो 1 लाख थे वो तो बच ही रहे पूरे, तो तेरा काम तो इसी से हो गया, समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे जो वैल्यू आई वो 75 से ज्यादा होगी, बिकॉज तेरा ये डबल नहीं हुआ, वर्क फंक्शन डबल थोड़ी हुआ, समझ में? अभी तेरी सैलरी 3 लाख भी हो जाएगी तो भी ये तो 25K ही रहेगा, तो बाकी का जो 1 लाख पूरा के पूरा है वो इसको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी को मिलेगा, समझ में आया कि नहीं? ऐसे फंसाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंडेंट है कि भाई वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है, किस पर डिपेंडेंट था? वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कभी भी इनकमिंग फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी किसी भी चीज से उसको वेरिएशन आने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये नॉक नॉक 1.8 नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना? 2 eV, ठीक है। अब ये एक फोटोन है एग्जैक्टली 2 eV लेकर, ठीक है, नॉक नॉक कितना देगा? तो कितना लेगा? 2 eV पकड़, अपने पास है। तो इलेक्ट्रॉन खाली सरफेस छोड़ता है, समझो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस को, सरफेस ऑफ मेटल को छोड़ेगा, वो सिर्फ मेटल से बाहर आएगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि तूने खाली बाहर आने का भाव दिया, चलने का थोड़ी दिया है, समझ में आया कि नहीं? तो उसने जो पेमेंट किया एनर्जी का वो किसका किया? खाली बाहर आने का, बिकॉज वी डिफाइन वर्क फंक्शन एज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू लीव द सरफेस ऑफ मेटल, यस और नो? तो 2 eV देकर बाहर तो बुला लिया, ठीक है। अभी अगर तीसरा आता कोई यहाँ पे कि भाई मैं 2.5 eV देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन ये तो बाहर आया था खाली, ये बाहर भी आएगा और चलेगा भी, समझ में आएगा नहीं? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 0.5 है, यस और नो? तो ये 3 में से एक चीज समझो, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस, कुछ भी कर लो।
इट इज लाइक वो आम तोड़ना थर्मोकॉल बॉल से। तो आम कह रहा है पत्थर मार तो गिरूंगा, और तुम थर्मोकॉल बॉल मार रहे हो, थर्मोकॉल बॉल से गिरेगा नहीं, 5,000 मान ले नहीं गिरेगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने की। यस और नो? और ये वाला जो है वो बहुत स्पेशल एनर्जी है, दिस इज अ वेरी स्पेशल एनर्जी, है ना। ये फ्रीक्वेंसी बहुत स्पेशल है, वेवलेंथ बहुत स्पेशल है, इसे हम कहते हैं एफ नॉट एंड लैम्बडा नॉट। this frequency of photon which is just equal to the work function, if energy of photon is just equal to the energy of work function, then the frequency of that photon is called threshold frequency, threshold frequency, and the wavelength of that photon is called threshold wavelength। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल चीज है जिसका डेफिनेशन पूछते हैं, हर तरीके से इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे। मतलब जो तुम्हारा वर्क फंक्शन था उसके जितना फोटोन का एनर्जी एच न्यू हो जाए और उसके जितना ही उसका एच सी बाई लेमड़ा हो जाए, तो ये न्यू को हम न्यू नॉट कहेंगे, लेमड़ा को हम लेमड़ा नॉट कहेंगे। और ये 5 जितनी एनर्जी है, 5 जितनी एनर्जी है, तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो भी एक स्पेशल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और उसकी भी हम डेफिनेशन भी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन लिखेंगे, लिख लो चलो। concept of photon, लिखो। light consists of light consists of particles, light consists of particles having same frequency, wavelength and energy, having same frequency, wavelength and energy, these particles are called photons, these particles are called photons। momentum of each photon is also same, momentum of each photon is also same, they are also called energy packets, they are also called energy packets, हम energy packets भी कहते, packets of energy भी कहते। ठीक है, अब इस तरह के थोड़ा विजुअली ड्राइंग कर लो, कलर तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा से कम ड्रॉ कर लेना ताकि ये चीज़ें क्लिक हो जाए जब भी आप पढ़ने बैठो। खाली इन कलर्स को नाम दे देना, वायलेट टू रेड, तो आपको पता चलना चाहिए पहला कौन है आखिरी कौन है।
हो गया बेटा, डन है। नेक्स्ट लिखो वर्क फंक्शन डेफिनेशन। वर्क फंक्शन लिखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electrons from a metal surface is called work function, is called work function। इसी में एक पॉइंट लिख लो, work function depends only on, work function depends only on type of metal, it is an intrinsic property of a metal, it is an intrinsic property मतलब internal property of a metal। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The minimum frequency required for photoelectric effect to occur, the minimum frequency required for photoelectric effect to occur is called threshold frequency, is called threshold frequency। डन। नेक्स्ट लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसमें ब्रैकेट में लिखना लैम्बडा नॉट, ऐसा ऊपर भी लिख लेना न्यू नॉट या एफ नॉट, वट एवर यू से, एफ नॉट से भी इंडिकेट करते हैं, न्यू नॉट से भी इंडिकेट करते हैं। लिखो, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड for photoelectric effect to occur, the maximum wavelength, नहीं wavelength maximum होगा, उल्टा होता है, the maximum wavelength required for photoelectric effect to occur is called threshold wavelength। देखो अभी आ जाओ, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कंफ्यूजन क्लियर कर लो, आ जाओ। मानो मैंने एक मेटल का इंफ्रारेड दिया, नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रिक, लाल कलर दिया नहीं हुआ, ऑरेंज कलर दिया हो गया, तो क्या येलो से होगा? होगा। ग्रीन से होगा? होगा। तो आप देखो ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यस और नो? क्योंकि इसके बाद वाली तो सारी कम ही होगी, देखते हैं, यस और नो? तो द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है ना, F is equals to C by lambda। If frequency is maximum, wavelength should be minimum, frequency is minimum, wavelength should be maximum। ठीक है, तो इसी वजह से याद रखना, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इसमें भी फंसाएंगे कि हम लोग तो मिनिमम 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 याद रख के चलेंगे, वो कर देगा F से लैम्बडा, तो वो क्या होगा? इसमें फंसोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डिफाइन कर देंगे मस्त स्टेटमेंट में और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आएंगे मल्टीपल करेक्ट में, तो वहां पर मिनिमम से मैक्सिमम कर देंगे वेवलेंथ। तो डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक है, उसको अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है? तो ये हो गई किसकी बात? अब एक पॉइंट लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैनॉट अकर
photoelectric effect cannot occur for frequency less than threshold frequency and wavelength greater than threshold wavelength and wavelength greater than threshold wavelength. ठीक है, तो यहां तक रखते हैं क्योंकि अभी जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो थोड़ा लंबा जाएगा और आई थिंक हमारे पास 2-4 मिनट ही बची है. ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको स्टॉप.